नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर बोहरा रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप के सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे ऑडियो लेक्चर सीरीज जो मैं भारतीय संविधान पर चला रहा हूं उसका छठा लेक्चर है। दोस्तों, अब तक हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि किस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में लगभग जितनी संभव जानकारियां थी या जितने विश्लेषणात्मक तथ्य पक्ष थे उस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल मैं आज एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा हूं और उससे भारतीय संविधान की विशेषताएं। दरअसल भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रायः प्रश्न पूछे भी जाते हैं और ना भी पूछे जाए तब भी भारतीय संविधान की विशेषताओं के माध्यम से हम संविधान के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पर बात कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं जो हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते जानने जरूरी है। दोस्तों, वर्ष 1949 में भारत का जो संविधान बना था उससे वर्ष 2016 में जो संविधान दिखता है वो काफी अलग है। काफी का मतलब मूलभूत प्रावधान वही है, मूलभूत अवधारणा वही है, वही मूल तत्व है और कुछ प्रावधान अब भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रावधान नए आए हैं, बहुत सारी चीजें नई हुई है। अब तक हमारे संविधान में 101 संशोधन हो चुके हैं और उन 101 संशोधनों के माध्यम से संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में परिवर्तन आया है। बहुत सारे अनुच्छेदों का विस्तार हुआ है, करीब 85 के करीब अनुच्छेद बढ़ गए, उनका विस्तार हुआ, लेकिन संख्या 395 ही रहेगी क्योंकि वो एबीसी को हम काउंट नहीं करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी। 20 अनुच्छेद ऐसे हैं जो उसके बाद भारत का संविधान बनने के बाद 20 अनुच्छेद संविधान से हटा लिए गए। वो उनकी विभिन्न परिस्थितियां रही और जब उन प्रावधानों पर आएंगे तब मैं आपको उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, ये कुछ ऐसे संविधान संशोधन थे, इन्होंने भारतीय संविधान की तस्वीर बिल्कुल बदल के रख दी। इसीलिए बदलते वक्त के साथ भारतीय संविधान की विशेषताएं कुछ बदली, लेकिन जो मूल विशेषताएं थी वो तो नहीं बदली। जो मूल चरित्र था संविधान का वो नहीं बदला। दोस्तों, भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख विद्वान करते हैं। पहली विशेषता जिसका मैं उल्लेख यहां पर करूंगा वो है सबसे लंबा लिखित संविधान। ये क्या है दरअसल समझिए। 1789 में अमेरिका ने पहला लिखित संविधान बनाया आधुनिक विश्व का। उसके बाद विभिन्न देशों ने, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, चाइना हो, जापान हो, नेपाल हो, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे इतने आदि इत्यादि देशों ने अपने संविधान बना लिए। लेकिन भारतीय संविधान को जब आप उठाएंगे तो वो सबसे बड़ा संविधान लगेगा। और क्यों? भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों का है, 12 अनुसूचियां हैं उसमें और वो 22 भागों में, और अगर उनके एबीसी पार्ट भी मिला ले तो कुल मिलाकर 26 भागों में भारतीय संविधान विभाजित है और बहुत सारे अध्याय भी हैं उसके, जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका का मूल संविधान केवल 7 अनुच्छेदों का है, आधे घंटे में आप पढ़ के उसको खत्म कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 128 अनुच्छेदों का, चीन का 138 और जापान का 147, लेकिन भारत का 395 यानी सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दरअसल लिखित शब्द का मतलब समझिए कि संविधान भी दो प्रकार के माने गए हैं लिखने के आधार पर, एक तो लिखित, दूसरा अलिखित। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान ये लिखित संविधानों में आते हैं, लेकिन इंग्लैंड का संविधान वो अलिखित है। उसके कुछ प्रावधान जरूर लिखे लिखे मिलेंगे आपको, लेकिन मोटे तौर पर उसे अलिखित संविधानों में गिना जाता है। अब आप आइए कि भारत का संविधान इतना लंबा है, उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको अभी बताया, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद वगैरह वगैरह, जो इतनी बड़ी संरचना है इसकी। दरअसल ये संरचना इतनी लंबी है क्यों? क्या कारण है कि दूसरे देशों के संविधान तो छोटे हैं, अमेरिका का तो 7 अनुच्छेदों का संविधान था मूल, हमारा 395 का क्यों बना? तो उसके 4 मूल कारण उभर कर आते हैं दोस्तों। एक भौगोलिक कारण, एक ऐतिहासिक कारण और 2 राजनीतिक कारण। भौगोलिक कारण का मतलब कि भारत 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ एक देश है। विभिन्न जातियां, धर्म, समुदायों के लोग हैं, क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो 7 धर्म के लोग पाए जाते हैं जो मूल रूप से माने गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख। तो जाहिर सी बात है सबको आपको लेकर चलना है, उनकी विभिन्नताओं को लेकर चलना है। आप एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते थे जिनमें केवल एक ही तरीके से सब कुछ चले। इसलिए संविधान कुछ इस तरीके का बना है जिसमें दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, सबको साथ लेकर चलना था। तो इसके लिए विभिन्न विशेष प्रावधान भी करने पड़े। जैसे जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य, तो अलग राज्य के लिए एक अलग अनुच्छेद लंबा चला।
371 फिर एक और अनुच्छेद जो पूर्वोत्तर भारत के लिए बनाया। तो ये इसी तरीके से भाषाओं के लिए भी बहुत सारे अनुच्छेद हमने 342 के बाद से 350 तक चलते रहेंगे, उन पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए मैं भी इतनी जानकारी दे नहीं रहा हूं आपको। लेकिन हाँ, ये तो इसलिए ये एक भौगोलिक कारण भी था कि भारत इतना विशाल है, साथ में इसकी इतनी विभिन्नताएं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने लोग, हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश। तो जरूरतें भी थी हमारे यहाँ, आर्थिक समस्याएं भी अनेक प्रकार की, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, तो समस्याएं भी जटिल, तो बड़ा लंबा संविधान बना, ये पहला कारण। दूसरा कारण था ऐतिहासिक। भारत के संविधान के बनने से पहले हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू था। ये अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून था और उसी से अंग्रेज चलाते थे। इससे पहले भी बने थे 1919, 1909 वगैरह के संविधान, लेकिन अंतिम जो 1935 का चल रहा था वो संविधान बहुत बड़ा संविधान, 1935 का जो अधिनियम था वो बहुत बड़ा अधिनियम था। और हमने दरअसल क्या किया कि 250 प्रावधान उसी अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठा लिए। तो क्योंकि वो भारत सरकार अधिनियम 1935 लंबा था, इसलिए भारत का संविधान भी अपने आप लंबा हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था के छोटे छोटे तत्वों पर भी इतना ध्यान दिया और उसे एक बड़ा संविधान, बड़ा कानून बना लिया। वो संविधान नहीं था 1935 का, लेकिन कानून था। उसको, उसके 250 प्रावधान हमने उठाए, या यूं कहें कि 250 प्रावधान हमारे संविधान के 1935 के अधिनियम से प्रभावित थे। तीसरा कारण था कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें साहब वकीलों का बड़ा प्रभुत्व था, तो हर तकनीकी विषय पर ज्यादा बातचीत होती थी, तो क्लैरिफिकेशन ज्यादा है। हर आप अगर अनुच्छेद को देखेंगे तो आपको ज्यादातर अनुच्छेदों में स्पष्टीकरण का अलग से उपबंध मिलेगा। ये प्रायः दूसरे संविधानों में हमें स्पष्टीकरण का ये अनुच्छेद देखने को नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि विधि के जानकार ज्यादा थे, इस वजह से विधि भी लंबी बन गई, संविधान भी लंबा बन गया। उसके आगे अगर आप देखेंगे दोस्तों कि चौथा जो कारण था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इंपॉर्टेंट कारण इसलिए मानता हूं कि अमेरिका का संविधान तो 7 अनुच्छेदों का है, लेकिन वो अकेला संविधान नहीं है, वो संघ का संविधान है, केंद्र का। लेकिन उसके 50 राज्यों का सबका अपना अपना अलग संविधान है, तो राज्यों के संबंध में ज्यादा प्रावधान उनके संविधान में है नहीं। तो अमेरिका के पास 51 संविधान है टोटल मिलाकर, केंद्र का अपना संविधान और फिर 50 राज्यों के अपने अपने संविधान। भारत के तो केवल एक संविधान है संघ का, एक ही संविधान है, वही राज्यों पर लागू होता है और वही पूरे देश में लागू होता है। गुजरात के व्यक्ति पर भी वही लागू होगा, राजस्थान के व्यक्ति पर भी वही लागू होगा। तो इसलिए राज्यों की व्यवस्था करने में, राज्यों से लेकर यहाँ तक पंचायतों तक के बारे में संविधान में प्रावधान है। तो केवल एक संविधान होने की वजह से सबसे लंबा संविधान बन गया, जबकि अमेरिका की 51 संविधान है। हालांकि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां उसका अपना संविधान है। अनुच्छेद 370 में उसे ये विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 370 को भी पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन उसका भी जिस समय ये ऑडियो लेक्चर्स की सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तब। तो ये 4 मूलभूत मोटे कारण मैंने आपको बताए जिसके कारण भारत का संविधान सबसे लंबा बना। दूसरी विशेषता पर आते हैं, दूसरी विशेषता है कि भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधानों से प्रभावित है। भारत का संविधान सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली विशेषता में ही बता दिया कि 250 प्रावधान तो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए। तो सबसे बड़ा जो स्रोत था भारत के संविधान का वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद हमने अमेरिका के संविधान, इंग्लैंड के संविधान, आयरलैंड के संविधान, कनाडा के संविधान, जापान के संविधान, जर्मनी के संविधान, फ्रांस के संविधान और रूस के संविधान से भी कुछ न कुछ लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने कुछ लिया है। कुल मिलाकर हमारे जो विदेशी स्रोत थे वो 11 थे कुल मिलाकर, भारत सरकार अधिनियम को मिला ले तो। उन 11 स्रोतों पर, क्योंकि उस पर एक अलग से डिबेट भी है सर दोस्तों की स्रोत, विभिन्न स्रोतों से हमने क्या लिया और उस पर क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उस पर अलग से एक लेक्चर होगा सोर्सेस पर। तो ये एक दूसरी विशेषता थी। मैं आपको एक तथ्य और दे दूं कि भारत की संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का जो है वो अध्ययन किया और उसके बाद इन बड़े संविधानों से भिन्न भिन्न चीजें प्राप्त की। उसके बाद तीसरी विशेषता पर मैं आता हूं। तीसरी विशेषता है कि लचीला और कठोर संविधान का मिश्रण। ये एक्चुअली एक पॉइंट है। दरअसल किस संदर्भ में कहा जाता है लचीला और कठोर संविधान? संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया कैसी है उसके आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया विश्व के विभिन्न संविधानों को। कुछ संविधान लचीले कहलाते हैं, कुछ संविधान कठोर कहलाते हैं। हमारा देश, और हम बहुत सारी चीजों में
मिश्रित काम करते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी मिश्रित उठाई थी। हम समाजवादी भी नहीं थे, पूंजीवादी भी नहीं थे, हम दोनों मिक्स थे। उसी तरीके से हमने लचीला संविधान भी नहीं बनाया और कठोर संविधान भी नहीं बनाया, हमने दोनों तत्व उठा लिए। और अनुच्छेद 368 कहता है भारतीय संविधान का कि उसकी दो प्रक्रियाएं हैं संविधान को संशोधित करने की। एक कि विशेष बहुमत से केवल संसद के दोनों सदन संविधान के किसी भी संशोधन को पारित करें और संशोधन हो जाएगा। इसे लचीली प्रक्रिया बताया गया है। दूसरी लचीली प्रक्रिया वही है, दूसरी प्रक्रिया कठोर है, लेकिन उसमें विस्तार यह है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन या अभिपुष्टि भी जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान को काफी सख्त संविधान या यूं कहो कि काफी कठोर संविधान माना जाता है। ब्रिटिश संविधान को चूंकि वो अलिखित भी है और उसके प्रावधान साधारण कानून की तरह है, तो वो ब्रिटिश संसद चूंकि सर्वोच्च भी है, वहां पर संविधान से ऊपर संसद को माना जाता है, तो उस वजह से वहां सरल तरीके से संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में चूंकि संविधान सर्वोच्च है तो मुश्किल होती है। अब देखना, कंपैरिजन में बताता हूं, आप समझना इसको। अमेरिका का संविधान 1789 में बना। 1791 में उस संविधान में 10 संशोधन हुए। 15 दिसंबर 1791 को 10 संशोधन, उन्हें हम सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, यानी अधिकारों का घोषणा पत्र। उसके बाद से लेकर 2016 तक 225 सालों में 17 संशोधन और हुए सिर्फ। यानी अब तक अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं, ठीक है, 1791 से लेकर 2016 तक 225 सालों में। लेकिन भारत का संविधान उससे ज्यादा लचीला है। हमने 66 सालों में 101 संशोधन कर डाले। दूसरी बात, आपको एक और तथ्य देता हूं कि 1804 में 12वां संविधान संशोधन हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद 13वां 1865, यानी 61 साल बाद एक संविधान संशोधन 13वां हुआ। ठीक यही व्यवस्था अगर आप देखें 15वां 1870 में हुआ और 1913 में जाकर दोबारा 16वां होता है। तो इतनी लंबी प्रक्रियाएं हैं, इतना कठोर है वहां का संविधान संशोधित करना। हमारे यहाँ का थोड़ा उससे लचीला है, लेकिन हमारे यहाँ का कठोर भी है। कठोर क्यों? कि जीएसटी जैसा कानून जब आपको पारित करना होता है तो आधे राज्यों के विधानमंडलों की अभिपुष्टि जरूरी है। वहां तो कोई भी संशोधन आप करो, कोई भी। हमारे यहाँ कुछ मामलों में है, वो 368 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन से मामले हैं जहां कठोर बात लागू होती है और कौन से मामले जहां सरल बात लागू होती है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि उनके वहां तो हर मामले में आधे राज्यों की जो प्रतिनिधि सभाएं होती है आधे राज्यों की, उनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती। खैर, अमेरिका के संविधान को इतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये उदाहरण इसलिए था कि समझा सकूं मैं आपको। हम हमेशा एक विशेष बहुमत शब्द का उल्लेख सुनते हैं 2/3 बहुमत के संदर्भ में। दरअसल इस पर भी आज क्लैरिफिकेशन लेते हैं। कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज क्या है। दरअसल यूं मान के चलिए कि लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 मेंबर्स है और 300 आए, अगर उसमें कोई संविधान संशोधन है और 300 आए, तो आपको 2/3 निकालना है, उसका 200 हो गया। लेकिन एक नियम और है उसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि लाइन ये कहती है कि मतदान करने सदन की कार्रवाई में भाग लेने वाले और मतदान करने वालों का 2/3 और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो तभी संशोधन पारित होता है। तो दो गणित बिठानी पड़ती है। पहली तो यह है कि कितने लोग आए, उसका 2/3 निकाला जाता है, और दूसरा कि कितने कुल सदस्य हैं, उसका आधे से एक ऊपर निकाला जाता है। कैसे? 543 लोग हैं, 300 लोग आए। अगर 300 लोग आए तो 200 तो चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, 200, और उसके बाद 543 का आधा भी निकाला जाएगा, क्योंकि वह कुल सदस्य संख्या, भले वो आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 272 उसका आधा होता है। उस 272 के आधे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको दोनों शर्तें पूरी करनी है। आपको 200 भी लाने और 272 भी लाने, तो 272 लाने जरूरी है। ये मतलब इसका मीनिंग निकलता है। अगर उसकी जगह 450 सदस्य उपस्थित होते तो 2/3 उसका 300 बनता, और 543 का मैं आधा करके 272 निकालना ही पड़ता। तो 272 और 300 दो गणित आपको बिठानी पड़ती। इसका मतलब वहां 300 वाली शर्त को फुलफिल करना जरूरी था। तो दोनों गणित आपको करनी, दोनों संख्याएं आपको निकालनी होंगी, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी उतना बहुमत आपको चाहिए संशोधन करने के लिए। महाभियोग के लिए भी यही शर्त है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता जो प्रायः बताई जाती है, और मैं एक बात और बता दूं कि विशेष बहुमत पर हम दोबारा चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद पढ़ेंगे। हाँ,
अगली जो बात थी वो संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय संविधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होता है संघ? संघ उस देश को कहते हैं जहां एक केंद्र सरकार होती है और बहुत सारी राज्य सरकारें, अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें होती है। यानी वहां सरकारें दो तरीके की होती है और कोई एक दूसरे के अधीन नहीं होता। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है। मुख्यमंत्री के अलग कार्य निर्धारित है, प्रधानमंत्री की यानी केंद्र सरकार के अलग है, राज्य सरकारों के अलग है। जिस भी देश में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है वो संघीय देश होते हैं। यानी जिन देशों में द्वैध शासन होता है, केंद्र और राज्य के अलग अलग स्तर पर। बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान भारतीय संघ की, लेकिन क्या है उनके बारे में जानते हैं। एक, भारत का एक लिखित संविधान है। संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि जब केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद उठता है कि ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, उस दौरान लिखित संविधान काम आता है। लिखित संविधान को की व्याख्या करके ही सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय देता है कि कौन सा काम किसका था। एक, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये इसलिए संघीय व्यवस्था में जरूरी है क्योंकि संविधान में लिख दिया, लेकिन अगर न्यायपालिका किसी एक के अधीन है, मान लीजिए केंद्र के अधीन न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका फिर राज्यों के हक में कभी फैसला कर ही नहीं सकती। तो इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके अलावा संविधान सर्वोच्च माना जाता है। यानी जैसे इंग्लैंड में ना संसद सर्वोच्च, यहाँ संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि संविधान केंद्र और राज्यों के, अगर संसद सर्वोच्च हो जाए तो फिर संसद संविधान में कभी भी संशोधन कर लेगी और राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। तो इसलिए ये व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा आप देखिए शक्तियों का स्पष्ट वितरण है। हमारे यहाँ 3 सूचियां होती, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिस पर भी हम बात करेंगे जब हम संघ को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर कुछ यूनिटरी बायस भी माने जाते हैं। यूनिटरी बायस का मीनिंग हुआ कि हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली संघीय शासन व्यवस्था की उपरोक्त विशेषताओं के अलावा कुछ ऐसी विशेषताएं भी हमारे संविधान में पाई गई हैं जिनका एकात्मक स्वरूप है। जैसे प्रायः संघीय देशों में, जितने भी अमेरिका, कनाडा वगैरह जितने भी संघीय देश है, वहां नागरिकता होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां केवल एकल नागरिकता है। अमेरिका में अगर आप किसी राज्य के नागरिक हैं वहां के, तो वहां के उस राज्य के नागरिक भी माने जाते हैं और अमेरिका के नागरिक माने जाते हैं। लेकिन भारत में अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, चाहे गुजरात के निवासी हैं, लेकिन आप सिर्फ भारतीय माने जाएंगे, एकल नागरिकता। उसके अलावा हमारे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। मतलब ये कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय, जबकि संघीय देशों में ऐसा होता नहीं है। संघीय देशों में सर्वोच्च न्यायालय के काम अलग होते हैं, उच्च न्यायालयों के काम अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारे अपीलीय मामले हैं कि उच्च न्यायालय में मामला निर्णित हुआ तो उसे आप उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन संघीय देशों में प्रायः ऐसा होता ही नहीं है। एक बात और कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो संघवाद के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि एकात्मकता का ही प्रतीक है। क्योंकि इससे केंद्र सरकार पर अधिक के पास शक्तियां ज्यादा हो जाती है राज्यों के मुकाबले। उसके अलावा हमारे देश में केंद्र सरकार सबसे प्रबल है। मतलब ये कि प्रायः संघीय देशों में राज्य और केंद्रों के स्पष्ट शक्तियां होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिसमें केंद्र सरकार प्रबल हो जाती है। जैसे समवर्ती सूची के प्रावधान हो या फिर आपातकाल के दौरान के प्रावधान अगर आप देखें तो उनमें केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। तो ये कुछ प्रावधान है जो भारतीय संघ को, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, खैर हालांकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे भी, लेकिन लास्ट ईयर जो RS मेंस 2013 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या है। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। और भी विशेषताएं हैं लेकिन एक लेक्चर में कवर करना मुश्किल है, तो अगले लेक्चर का वेट करिए। और भी 10-12 विशेषताएं जिन पर हम बात करेंगे, उसके लिए 2-3 लेक्चर्स अलग से करने होंगे। धन्यवाद।